नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति और आप देख रहे हैं तफ्तीश। जुर्म दबे पांव आता है, कभी छोड़ता है निशान, कभी बेनिशान गुजर जाता है। काली स्याह रातों में जब रंजिश भारी होती है, जुर्म उठाता है सिर और बहता है खून। खून के उन्हीं रेशों से जुड़ते हैं हम हर सुराग का सिरा दर सिरा और फिर बेनकाब हो जाता है गुनहगार। तो आज किसकी है बारी और कौन है गुनहगार, ये जानने के लिए हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं तफ्तीश। निजाम सूबे में बदमाशों के खौफजदा होने का दावा कर रहे हैं और बदमाश बेखौफ होकर संगीन वारदात अंजाम दे रहे हैं। बीएसपी का वो नेता भी ऐसी ही संगीन साजिश का शिकार बन गया, जिसे 20 सड़क पर दे दी गई सजाए मौत। बेखौफ बदमाशों के आगे बेबस खाकी अब भी खाली हाथ है और इल्जाम लगा है जनता के एक नुमाइंदे पर। इलाहाबाद का कर्नलगंज इलाका गोलियों की आवाज से अचानक ही थर्रा उठा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास ताराचंद हॉस्टल के पास खड़ी इसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में राजेश यादव नाम के बीएसपी नेता का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया, जो 2 सितंबर की रात अपने डॉक्टर दोस्त के साथ कहीं बाहर निकले थे। राजेश यादव को गोली लगते ही उनका डॉक्टर दोस्त उन्हें लेकर अपने अस्पताल की ओर भागा, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजेश यादव की सांसों की डोर टूट गई। राजेश यादव के कत्ल की खबर जैसे ही उनके घर तक पहुंची, वहां मौत का मातम पसर गया। वारदात की जानकारी मिलते ही खाकी के नुमाइंदे भी मौके पर पहुंचे, जिनके हाथ अब तक कोई अहम सुराग नहीं लग पाया था। बीएसपी नेता का कत्ल, बेखौफ बदमाश, बेबस पुलिस। खाकी के साथ ही बीएसपी नेता राजेश यादव के घर वालों को भी कत्ल की असल वजह समझ नहीं आ रही थी। घर वालों के मुताबिक राजेश यादव अपने दोस्त डॉक्टर मुकुल के बुलावे पर रात में उसके पास गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता। राज नर्सिंग होम के मालिक हैं, उन्होंने बुलाया है उनको, उनके पास गए हैं। 1:45 पर उनकी पत्नी मोनिका से उनकी बात हुई है, वहीं बैठे थे। उसके बाद कहाँ गए मुकुल के साथ, उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे बाद घर आएंगे, और फिर मुकुल के साथ गए हैं। कहाँ गए हैं, किस स्थिति में गए हैं, फिर क्या हुआ, ये अभी कोई जानकारी नहीं है। राजेश यादव के कत्ल की गुत्थी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि तभी उनकी पत्नी मोनिका ने जो खुलासा किया, उससे तफ्तीश का रुख बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की ओर मुड़ गया। हाँ, उसमें लगे थे और वो दूर उसके विजय मिश्रा का उसमें हाथ था कि जो खनन लेंगे तो मार देंगे। धमकी दी गई थी? हाँ, धमकी दी गई थी। कब धमकी दी गई? 2 दिन पहले धमकी मिली थी जी। मृतक बीएसपी नेता राजेश यादव की पत्नी के मुताबिक विधायक विजय मिश्रा ने उन्हें 2 दिन पहले धमकी दी थी कि अगर उन्होंने खनन का टेंडर भरा तो उन्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विजय मिश्रा के इशारे पर ही राजेश यादव को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस की माने तो मामले की तफ्तीश की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। किया है उसके ऊपर भी जो सख्त कार्रवाई है। देखिए, विवेचना के लिए ताराचंद हॉस्टल के सामने हुआ था। इसके बारे में अभी कुछ भी स्पेकुलेट करना मेरी समझ में उचित नहीं है, क्योंकि अभी विवेचना होगी इस पे, अभी मुकदमा कायम हो रहा है, तो स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है। उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं अपनी तहरीर में उनके क्लियर हैं, विवेचना की जाएगी, विवेचना में जो भी दोषी पाया जाएगा। भले ही मृतक बीएसपी नेता राजेश यादव की पत्नी ने उनके कत्ल के लिए विधायक विजय मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया हो, लेकिन पुलिस को तफ्तीश के दौरान जो सुराग मिले हैं वो इस हत्या के पीछे डॉक्टर मुकुल का हाथ धोने का इशारा कर रहे हैं। पुलिस की माने तो इस हत्याकांड के तार छात्र संघ चुनाव से भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि वारदात की रात मृतक राजेश यादव डॉक्टर मुकुल के साथ ताराचंद हॉस्टल भी गए थे, जहां पर मौजूद सीसीटीवी की फुटेज पुलिस खंगालने में जुटी है। साथ ही फरार डॉक्टर मुकुल की तलाश भी की जा रही है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही असल सच सामने आ पाएगा। बहरहाल अब इंतजार है तो पुलिस की तफ्तीश खत्म होने का, जिसके बाद ही इस कत्ल की अनसुलझी मिस्ट्री का पर्दाफाश हो पाएगा। तफ्तीश के लिए इलाहाबाद से
मनीष पालीवाल के साथ सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। सत्ता का सुरूर जब चढ़ता है तो गुरूर भी अपने आप आ जाता है। पुलिस स्टेशन में उस एसओ के साथ भी यही हुआ जो सत्ता के नशे में चूर विधायक साहिबा के निशाने पर आ गया। जो बात अदब से समझाई जा सकती थी उसके लिए थाने में ऐसा जमघट लगा कि खुद एसओ ही अपने थाने में बंधक बन गया। इटावा के इकदिल थाने के बाहर लोगों का ये जमावड़ा उनके गुस्से की तस्दीक कर रहा है। दरअसल इसी थाने के 2 पुलिस वालों पर आरोप है कि उन्होंने मोबाइल चोरी के आरोपी युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उसने दम तोड़ दिया। ऐसे में मामले की शिकायत पर खुद विधायक साहिबा भी थाने पहुंच गए। विधायक सरिता भदौरिया यहां सीधे एसओ अमित कुमार के ऑफिस में दाखिल हुए, जहां उन्होंने एसओ अमित कुमार पर जमकर गुस्सा निकाला। 302 के मुलजिम का रिमांड ले रहा है कोर्ट ही। तुम्हारे दिमाग खराब है, एसओ पे झूठ बोल रहे हो तुम। मैडम मैं दिमाग खराब है तेरे? इस तरीके से बात मत कीजिए। इस तरीके से ही बात करोगे? तुम्हारे सर से ऊपर हो गया। उस गाड़ी में मौजूद थे, तुम्हारा फोर्स मौजूद था और तुमने मारते मार डाला। सरकार की बेइज्जती करा रहे हो। यहाँ देखती हूँ। तुम्हारे दिमाग खराब है। तो सुना आपने, विधायक सरिता भदौरिया थाने में पहुंची तो थी आरोपी पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज करवाने का दबाव बनाने, लेकिन यहां वो खुद ही फैसला करने पर उतर आई। सरिता भदौरिया लगातार एसओ अमित कुमार को बुरा भला कहती रही और कत्ल का आरोप लगाती रही। एसओ अमित कुमार ने कहा कि मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए, लेकिन इसके बावजूद विधायक साहिबा का गुस्सा कम नहीं हुआ। इसमें मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। ये एफआईआर दर्ज करो, मजिस्ट्रेट जांच होगी। अगर जो लोग निर्दोष होंगे खत्म हो जाएंगे। एसओ अमित कुमार ने बताया कि बिना एसएसपी के आदेश के वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। तो विधायक सरिता भदौरिया के साथ आए समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालात ये हो गए कि खुद को मृतक का भाई बताने वाले युवक ने एसओ अमित कुमार पर हाथ तक उठा दिया। इसके बाद काफी देर तक थाने में हंगामा यूं ही चलता रहा, जिसके बाद विधायक सरिता भदौरिया ने थाने से जाते वक्त एक बार फिर से एसओ अमित कुमार पर आरोप लगाए, साथ ही अपने साथ आए लोगों का बचाव भी किया। नहीं, बीजेपी का कोई आदमी गाली गलौज करके नहीं निकला। भाजपा के लोग सब पीछे थे। जो वो मृतक का भाई था और गाली गलौज भी नहीं की, उसने थोड़ी तल्ख भाषा में, स्वाभाविक है और हम सबको भी उस चीज़ को समझना चाहिए। हम भी मनुष्य हैं। उसका भाई मरा था और उसने हो सकता है कुछ हमसे या हमारे किसी से या हमारे पुलिस के अधिकारी से कुछ कहा हो, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अगर ऐसा हो तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। गजब है सत्ता की हनक का गुरूर भी। एक शख्स ने विधायक साहिबा के सामने ही एसओ से बदसलूकी की और वो इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बता रही। चलिए आपको अब एसओ अमित कुमार का भी बयान सुनाते हैं, जो इस मामले से बेहद दुखी नजर आए। विधायकगण द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई, जिसमें आप सब मीडिया वाले लोग भी मौजूद थे। मेरे साथ अभद्रता की गई तथा मेरे से ऊंची आवाज में गंदी गंदी गालियों के साथ में विधायक द्वारा अभद्र प्रदर्शन किया गया। उसके उपरांत फिर विधायक वहाँ से गई, जाने के बाद में फिर अंदर वापस आई और दरवाजा मेरा ऑफिस का अकेली ने बंद कर लिया और मुझसे कहा कि जनता को दिखाने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। पूर्व में भी ये विधायक लगातार अनगल दबाव मेरे ऊपर बनाती आई हैं कि इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो। मेरे द्वारा कभी ऐसा कार्य नहीं किया गया, जिस वजह से इनके द्वारा आज थाने पर आके कृत्य कारित किया गया। इस पूरे मामले से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बीजेपी विधायकों की गुंडागर्दी सूबे में बढ़ती जा रही, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब सत्ता के गुरूर में डूबे किसी बीजेपी विधायक ने ऐसा किया हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यही वो अनुशासन है जिससे सूबे में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर कोर्ट और कानून की जरूरत ही क्या है? तफ्तीश के लिए इटावा से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तफ्तीश में फिलहाल एक ब्रेक। मेरे कत्ल की उस सनसनीखेज वारदात की नींव उस रोज पड़ गई थी जिस रोज गुनाहों के जंजीर से बांधकर एक महिला पर कहर ढाया जा रहा था।
कुछ सालों तक वो सब कुछ सहती रही, चुपचाप जहर पीती गई, लेकिन कहर ढाने वाले हाथ इस बात से अनजान थे कि धीमे धीमे सुलगती वो एक चिंगारी किसी भी रोज आग का गोला बन सकती है, जो जलाकर कर देगी कई जिंदगियों को राख। जी हां, और यही हुआ भी। अलवर पुलिस बेहद खुश है। कामयाबी की खुमारी सिर पर ऐसी चढ़ी है कि खुशी से पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। और पुलिस की इस कामयाबी का सबब है अलवर जिले के रामगढ़ थाना पुलिस के हत्थे चढ़ी ये महिला और ये लड़का, जिन पर पिछले दिनों हरियाणा के सोहना में तीन जिंदगियों को बेदर्दी से हलाक करने का आरोप है। बात और है कि पुलिस महकमे के पास इस महिला आरोपी के लगाए उन आरोपों का कोई जवाब नहीं, जिसमें इस महिला ने पुलिस और प्रशासन पर अपनी शिकायत की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, और जिस जानलेवा कोताही के चलते तीन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक गीता नाम की इस महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर बीते दिनों अपने ससुर, सास और जेठ की बेदर्दी से हत्या कर दी थी, और फिर हत्यारे के साथ मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि ये अपने ससुर रिटायर्ड फौजी सतपाल, सास पुष्पा देवी और जेठ पंकज की हत्या के राज की पर्देदारी कर पाती, अलवर जिले की रामगढ़ थाना पुलिस ने इसे तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी इसके भाई समरदीप चौहान के साथ देहरादून के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी में सबसे ज्यादा अहम सुराग वो एटीएम बना, जिसे गीता के भाई ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद चुरा लिया था, और जिससे इन लोगों ने कई बार पैसे भी निकाले। सफलता हासिल हो गई है। जो तीसरा मुलजिम बचा हुआ था समरदीप, उसको देहरादून से हमने अरेस्ट कर लिया है, और मुलजिम ने ये भी बताया था कि जब इसने मर्डर किया उसके बाद सतपाल जो फौजी था उसका मोबाइल भी और एटीएम भी, दोनों चीज़ों को ये लेकर के चला गया, और एटीएम से इसने करीब 1.5 लाख रुपया निकाला था, जिसमें से करीब 1 लाख रुपया हमने कैश क्या बरामद कर लिया है, और बाकी का पैसा इसने होटल्स में और अपनी गर्लफ्रेंड पे और मोबाइल्स वगैरह पे खर्च कर दिया है। वहीं तिहरे हत्याकांड के आरोपों में घिरी इस महिला का आरोप है कि इस संगीन वारदात के लिए खुद उसके ससुराल वाले और पुलिस महकमा जिम्मेदार है। गीता का आरोप है कि इस वारदात से 7 महीने पहले इसके ससुराल वालों ने मिलकर इसके पति की हत्या कर दी थी और उसे खुदकुशी करार दे दिया। इसकी शिकायत खुद इसने प्रधानमंत्री से लेकर कई नेताओं और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों से भी की, लेकिन किसी ने भी इसकी शिकायत को तवज्जो नहीं दी। गीता का आरोप है कि इसके ससुराल वाले इस पर इस कदर कहर ढा रहे थे कि वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। इसके चलते इसके भाई ने गुस्से में आकर तीनों को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। भाई रहता था 3 महीने से मेरे पास, वो देखता था, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी कि रोज परेशान करते थे मुझे, मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को इन्होंने मारा, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो सर मेरे भाई है समर और एक हमारे जेठ है, उनका नौकरी है, दोनों के बीच में ही ये बात हुई, जो भी इनके बीच में हुई। लेकिन मेरे को जब पता चला, जब इन्होंने ये सब कर दिया, लास्ट में मुझे इनका साथ देना पड़ा, इसलिए। तो आपके सामने हत्या नहीं की गई? नहीं। गीता के आरोपों की फहरिस्त इतनी ही नहीं है। गीता का 8 साल की बेटी के साथ भूख से तड़पने को मजबूर कर दिया, और तो और बच्ची की हत्या की कोशिश तक की गई। तो ये कहती थी कि दोबारा भी बेटी हो जाएगी, इसलिए इन्होंने मेरे अबॉर्शन कराए। किसने करवाया था? ये एक बार हॉस्पिटल में करवाया था, अनुपम तोमर हॉस्पिटल सोना में, और दूसरी बार करवाया था एक दुर्गा दाई है। जाहिर है आरोप संगीन है, गुनहगार पर भी, शिकार पर भी और खुद पुलिस महकमे पर भी। लेकिन तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच इस तिहरे हत्याकांड का ये खौफनाक खुलासा अब हर किसी को दहला रहा है। देखना यह है कि परत दर परत उलझ चुकी इस गुत्थी को कानून के निगहबान कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए इस कहानी में शिकार और शिकारी दोनों के बीच फर्क करना वाकई अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं। तफ्तीश के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ईटीवी न्यूज। खाकी का काम आवाम की हिफाजत करना है। खाकी का फर्ज मुसीबत के मारों की मदद करना है, और खाकी की जिम्मेदारी यह तय करने की भी है
चाहे 10 गुनहगार कानून की हथकड़ी से बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को कभी भी सजा ना मिले। लेकिन हिंसा की आग में सुलगते सीतामढ़ी के एक घर में खाकी ने कुछ ऐसा किया कि उस कस्बे में हिंसा की आग की तपिश और भी तेज हो गई। आप भी देखिए उन औरतों के जिस्मों पर खाकी के जुल्मों की यह खौफनाक निशान। पहले दरवाजे पर दी दस्तक, गेट में लाइट बदल, कल कमाड़ी खोलिए, हम कमाड़ी खोल दिए। फिर पूछा पति का पता, तो कल आपका पति कहाँ है? हम बोली बाहर है। और फिर वर्दी वाले बन गए गुंडे। उतने पाना धुनी पहने देह पर चलावे लगला, पीटे लगला, चिल्लाई तरली तो मुंह बंद कर, कहते मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। सीतामढ़ी की शैतान खाकी। 5 आदमी, 4-5 आदमी, हाँ ऐसे ही। लाइट ना एक भी ना जेंट्स का ले। जी हाँ, यही हकीकत है सीतामढ़ी की उस शैतान खाकी की। वो अपने जिस्म पर वर्दी तो कानून के नाम की पहनते हैं, लेकिन इसकी आड़ में काम किसी गली के सड़क छाप गुंडों जैसा करते हैं। यकीन ना आए तो इस अस्पताल का ये हाल देखिए। अनगिनत जख्मों से पैवस्त औरतों का ये ना जेंट्स का ले। सीतामढ़ी के बैरगनिया पीएचसी में इलाज करा रही इन औरतों पर ऐसा अत्याचार हुआ है जिसके बाद खाकी के नाम से भी इनकी रूह कांप जाए। हमारी मजबूरी है कि हम अपने दर्शकों को इस जाति की पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकते। बताया जाता है कि 30 सितंबर को 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद गांव के तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया। सोमवार को देर रात खाकी इस गांव के घरों में घुसी और उन्हें पकड़ने के नाम पर औरतों पर बर्बर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। खाकी की इस कार्रवाई के खिलाफ सीतामढ़ी का ये कस्बा जल रहा है। सड़कों पर सैकड़ों लोगों का आक्रोश फूट रहा है। बैरगनिया की दुकानें बंद कर दी गई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवी तत्वों को पकड़ने के लिए रेड करने गई थी। उसमें रेड करने के क्रम में जो विरोध हुआ है उसमें संज्ञान में मुझे आया है कुछ महिलाओं की पिटाई की गई है पैर पर। तो इसके लिए हम लोग एक उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसकी जांच करा के जो भी दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। अब क्या जांच करेंगे एसडीओ साहब और किस बात की जांच करेंगे आप? जांच के नाम सच को झूठ बनाने का तमाशा तो जनता सालों से देख ही रही है। दर हकीकत आप और आपके महकमे की इस हरकत ने पहले से ही अविश्वास की आग में सुलगते शहर को और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंचा दिया है। आपके दामन पर लगा ये दाग इतनी आसानी से धुलने वाला भी नहीं। इन औरतों के जिस्म पर पैवस्त जख्मों के ये निशान जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपके बर्बर जुल्म की कहानियां भी जिंदा रहेंगी। तफ्तीश के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। बहरहाल तफ्तीश की इस कड़ी में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और गुनहगारों के कच्चे चिट्ठे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।